मैं अविनाश डोंगरे आज कक्षा 12 के चैप्टर 2 का भाग 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन लेकर प्रस्तुत हूँ। अभी तक हमने पहले भाग में पुष्पों के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया था और एक बार फिर बता दें कि पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं: कैलेक्स, करोला, गाइनीशियम और एंड्रोशियम। इसमें गाइनीशियम और एंड्रोशियम जो है वो प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जबकि कैलेक्स और करोला सहायक होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था एंड्रोशियम की संरचना, एंड्रोशियम में पराग कणों का विकास या पराग कण कैसे बनते हैं, पराग कण के बनने की विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे गाइनीशियम कि गाइनीशियम या अंडप का निर्माण कैसे होता है, एक परिपक्व अंडप की संरचना कैसे होती है, पराग कण उस तक कैसे पहुंचते हैं, साथ में जो है विभिन्न प्रकार के परागण की क्रियाएं किस तरह से होती है, इसका अध्ययन हम इस भाग 2 में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसी भी पुष्प पादप में जो अंडप होता है उसकी एक सामान्य संरचना देखें तो वर्तिकाग्र और वर्तिका, अंडप के 3 भाग होते हैं गाइनीशियम के। एक होती है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका या स्टाइल और फिर ओवरी। ओवरी के अंदर जो है बीजांड जो है वो स्थित होता है या ओव्यूल स्थित होता है। ओव्यूल को बाहर की ओर एक आवरण के द्वारा ये घिरा रहता है जिसे आउटर इंटीगुमेंट या बाह्य आवरण कहते हैं। अंदर एक और आवरण होता है जिसे इनर इंटीगुमेंट या अंत आवरण कहते हैं। अंत और बाह्य आवरण और किसी एक अंडप को हम पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं इकाई में। अगर हम इसके विभिन्न भाग विस्तृत रूप से देखें तो वर्तिका और एक परिपक्व अंडप की संरचना देखें तो इसमें सबसे पहले आउटर इंटीगुमेंट होगा, फिर अंत आवरण होगा, इनर इंटीगुमेंट होगा। इसके बाद जो है जिस स्थान पर आउटर और इनर इंटीगुमेंट एक स्थान पर जो है जुड़े हुए नहीं होते उस स्थान को जो है माइक्रोफाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। इसी बीजांड द्वार के द्वारा वर्तिकाग्र से होता हुआ परागकण या पराग नलिका जो है इसमें प्रवेश करती है और परागकण का केंद्रक अंडप से जाके फ्यूज हो जाता है। जो माइक्रोफाइल होता है ठीक उसके ऊपरी भाग या पे जो है चलाजा होता है, विपरीत पे जो है चलाजा होता है, ये भाग जो है चलाजा कहलाता है। अगर अंडप परिपक्व अंडप या बीजांडकाय की हम संरचना देखेंगे तो इसमें जो है बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं जिसे द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। ऊपर की ओर जो है निभाग भाग के पास प्रतिमुख कोशिकाएं होती, 3 कोशिकाएं ऊपर होती है जिसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। पूरे बीजांड को न्यूसिलस कहा जाता है जिससे बीजांड की या अंडप की संरचना होती है। जिस स्थान पर बीजांड जो है वो ओवरी जुड़ा होता है उसे फ्यूनिकल कहा जाता है। एक वृंत के द्वारा ये जुड़ा होता है जिसे फ्यूनिकल्स कहते हैं। अंडप सेल जो है प्रतिमुख कोशिकाएं 3 होंगी, ये 3 सेल्स। बीच में जो है द्वितीय केंद्रक होंगे, ये 1 कोशिका और 2 केंद्रक होते हैं इसमें। माइक्रोफाइल की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 आजू बाजू की सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी, ये सहायक कोशिकाएं हैं, जबकि बीच की जो है वो अंड कोशिका या एक सेल कहलाती है। ये एक सेल हो गई। ये पूरा भाग जो है न्यूसिलस कहलाता है। बीजांड की संरचना तो अंडप में हमने पढ़ा था 3 भाग होते हैं संरचना में, जैसे देखा था अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा। अंडप का निचला
भाग जो कुछ फूला हुआ रहता है अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर जो है बीजांड पाया जाता है। अंडप के ऊपर एक पतली नली के समान संरचना होती है जिसे वर्तिकाग्र या स्टाइल कहते हैं, तथा वर्तिकाग्र के ऊपर घुंडी के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें स्टिग्मा कहते हैं। जैसे गुड़हल में आपने देखी होंगी 5 जो है वेलवेट जैसी 5 संरचनाएं होती हैं, वो उसकी वर्तिकाग्र होती है। अंडप पुष्प का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या जो है मादा जननांग कहलाता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है तथा बीजांड गुरु बीजाणुधानी में जो है बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये स्टिग्मा हो गई, ये स्टाइल हो गई, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर गेमेटोफाइट यानी गेमिट्स हैं, सेल्स हैं, और एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश होता है। अब अगर हम बीजांड के अंदर की संरचना देखेंगे तो प्रत्येक बीजांड जो है एक पतले व्रंत से जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहा जाता है या फ्यूनिकल्स कहते हैं। बीजांड व्रंत का वो स्थान जहाँ से बीजांड व्रंत जुड़ा रहता है नाभिक या हाइलम कहलाता है। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जैसे हमने पहले देखा था। और ये जो है बीजांड काय या न्यूसिलस इसे का कहते हैं। प्रत्येक बीजांड जो है 1 या 2 आवरणों द्वारा घिरा रहता है, जिसे जो है बाहर के आवरण को आउटर इंटुगमेंट और अंदर के आवरण को इनर इंटुगमेंट कहा जाता है। अग्रभाग पर जो है ये आवरण अपूर्ण रहते हैं, यानी फ्यूनिकल्स के पास ये भाग अपूर्ण रहते हैं, जिस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे माइक्रोफाइल कहा जाता है। ये जैसे बाहर इंटुगमेंट हो गया, ये इनर इंटुगमेंट हो गया, और यहाँ ये माइक्रोफाइल रहेगा, इसके अंदर बीजांड होगा, ये बीजांड होगा। बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते निभाग या चलाजा कहलाता है। मध्य में एक छोटी थैली समान नुमा संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश जो है या एम्ब्रियो सेक कहते हैं। भ्रूण कोश का विकास जो है बीजाणु या मेगास्पोर्स के द्वारा होता है। जहाँ परागकण बने थे वहाँ माइक्रोस्पोर्स थे, और यहाँ जो है मेगास्पोर्स कहलाते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं जो है निभाग की ओर होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये 3 सेल्स हो गए, 1 2 ये 3, ये एंटीपोडल सेल रहेंगे। भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक कोशिका 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और ये दूसरा, पोलर सेल कहलाएंगे ये। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से जो है अंड समुच्चय कहा जाता है। इसके मध्य में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सिनर्जिड्स कहलाती है, और एक मध्य की कोशिका 1 कहलाती है, ये सिनर्जिड्स होंगी या सहायक सेल कहलाती है। इस तरह बीजांड की सामान्य संरचना होती है। अब बीजांडों के प्रकार, बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल्स, निभाग, चलाजा और बीजांडदार माइक्रोफाइल। व्रंत, फ्यूनिकल्स, चलाजा और बीजांड द्वार की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर बीजांड के निम्न प्रकार होंगे। पहला है ऋतुज या ऑटोट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड व्रंत तीनों एक ही सीधी उद्गृत रेखा में होते हैं। ये बीजांड द्वार है, माइक्रोफाइल है, ये इसका चलाजा भाग हो गया, और ये इसका व्रंत हो गया। ये तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे।
जैसे पॉलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर, पान सभी अनावृत बीजों में ये पाया जाता है। प्रतीप्त या एनाट्रोपस, इसमें बीजांड उल्टा होता है, इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा निभाग चलाजा ही एक सीध में होते हैं। ये इसका निभाग है, चलाजा है, और ये इसका माइक्रोफाइल है, ये एक सीध में है। इस प्रकार के बीजांड को उल्टा बीजांड कहा जाता है। जैसे टमाटर, गुड़हल, कुकुरबिटेसी, सूरजमुखी, मटर, चना आदि कुल में ये चने में पाया जाता है। हेमिट्रोपस, इस प्रकार का बीजांड जो है ऑटोट्रोपस बीजांड के 90% डिग्री पर मुड़ जाने के कारण होता है। यानी फ्यूनिकिल्स से माइक्रोफाइल और चलाजा की जो रहेगी ये 90 डिग्री का होगा। इससे बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और बीजांड वृंत मध्य में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है। रेननकुलेसी कुल में ये पौधों में ये पाया जाता है। कैम्पाइलोट्रोपस, इस प्रकार का बीजांड वृंत कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक ही सीधी रेखा में नहीं होते हैं। अगर हम इस फ्यूनिकल से या बीजांड द्वार से रेखा मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा नहीं मिलेगी। ये जो है निभाग जो है वो कुछ हट के होता है, वृंत के समीप आ जाते हैं। जैसे क्रूसीफेरी, सरसों, मूली कुल में ये पाया जाता है। एम्फीट्रोपस, इस प्रकार के बीजांड में न्यूक्लियस के साथ साथ भ्रूण कोश एम्ब्रियो से भी वक्रद या उल्टा हो जाता है और घोड़े के नाल के समान मुड़ जाता है। कैम्पेला में इस प्रकार का पाया जाता है। सर्सिनोट्रोपस, इस प्रकार के बीजांड वृंत में जो है बीजांड वृंत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जिससे यह लंबा होकर पूरे बीजांड को चारों ओर से घेर लेता है। ये बीजांड वृंत है, इसने इसको घेर लिया है। इस तरह का जो है ये बीजांड वृंत है। नागफनी तथा कैक्टस कुल में पाया जाता है, कैक्टस कुल में ये पाया जाता है। गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है बीजांड में अंडक बनने की क्रिया जो है या ओवुल बनने की प्रक्रिया जो है भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को जो है बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या बीजांड तथा भ्रूण कोश में परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांड का या न्यूक्लियस में एक हाइपोडर्मस सेल्स जो होती है वो आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं या प्रपसु कोशिका कहा जाता है। यह कोशिका एक परतीय विभाजन के द्वारा जो है विभाजित होकर एक भित्तीय कोशिका बनाती है तथा भीतर की ओर बीजाणुजन कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका एक या दो बार और विभाजित होगी और फिर बिना विभाजन के ही या बिना विभाजन के रहती है। बीजाणुजन कोशिका बिना विभाजन की है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है, यानी बड़ी होने लगती है और उसके कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित या हैप्लॉइड गुरु बीजाणु मेगास्पोर बनाता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पादप के आधी हो। इन चारों गुरु बीजाणुओं में एक सबसे नीचे निभाग की ओर चलाजा का गुरु बीजाणु क्रिया निभाग की ओर चलाजा का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष 3 अक्रियाशील बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित या एन संरचना होती है और ये मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में पहले वृद्धि करता है और बीजांड काय या न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को घेर लेता है।
अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और दो यानी विभाजन द्वारा विभाजित होगा और दो संतति केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ये संतति केंद्रक पुनः एक सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग या चलाजा की ओर होते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड की ओर से तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्रक की ओर बढ़ते हैं और ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये आपस में फ्यूज होते हैं। 2 केंद्रक होंगे, कोशिकाएं आपस में हो जाएंगी, यानी एक कोशीय 2 केंद्र की संरचना का ये निर्माण करते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य आकर एक दूसरे से मिलकर द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं। भ्रूण शुरू में भ्रूण कोश 8 केंद्रक युक्त होता है जिससे बीजांडदार की ओर 3 केंद्रक के बीच भित्ति निर्माण होने के कारण अंड उपकरण या एक एपरेटस बन जाता है। इस अंड उपकरण के मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका या एक सेल तथा मादा युग्मक तथा दोनों ओर एक एक सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल होती हैं। सहायक कोशिकाएं निषेचन के समय जो है पोलन ट्यूब्स का पथ प्रदर्शन करने का कार्य करती है। इस प्रकार निभाग की ओर 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेती हैं और इस प्रकार एक परिपक्व भ्रूण 7 कोशीय 8 केंद्र की संरचना होती है। ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये सेकेंडरी न्यूक्लिया पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये एक सेल हो गई और ये सिनर्जिड्स हो गए। यहाँ 2 केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोशिकाएं, 3 ऊपर 2 1 बीच में 4 और 3 नीचे, इस तरह 7 केंद्र की है 8 कोशी की संरचना ये होगी। अब आता है परागण या पॉलिनेशन। पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है, या पराग कणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना परागण या पॉलिनेशन कहलाती है। परागण के पश्चात अंडाशय में फल का निर्माण होता है। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, बाह्यदल या तो गिर जाते हैं या फिर फल में चिर लगने लगे रहते हैं। चिर लगने का मतलब कि फल में आखिरी तक लगे रहना, जैसे बैंगन में है, टमाटर में है, भिंडी में है, ये लगे होते हैं बाह्यदल। परागण के प्रकार, परागण 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वयं परागण और दूसरा होता है पर परागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। स्वयं परागण, स्वयं परागण में एक पुष्पिक परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वयं परागण 2 तरह का होता है, एक स्वयं युग्मक या ऑटोगेमी कहलाता है और दूसरा समकाल परिपक्वता कहलाती है, होमोगेमी कहलाती है। एक द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वयं युग्मन या ऑटोगेमी कहलाती है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला है स्वयं या युग्मक ऑटोगेमी, ये 2 तरह का होता है, समकाल पक्वता और दूसरा होता है कलिका पक्वता और तीसरा प्रकार होता है क्लाइस्टोगेमी। स्वयं युग्मन या एक लिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे हैं तो ये स्वयं युग्मन या ऑटोगेमी कहलाएगा। इसका एक प्रकार है समकाल पक्वता, पुष्प का परागकोश तथा वर्तिकाग्र जब एक ही समय पर परिपक्व होते हैं उस समय ये होता है, जैसे सदाबहार, गुलबास,
मिराबेलिस, जाल्पा आदि में पाया जाता है। कलिका परागण, इस प्रकार के पुष्पों में परागण पुष्प के खिलने के पहले ही कलिका अवस्था में ही हो जाता है, जैसे अलसी, धान, मटर, टमाटर, गेहूँ आदि में होता है। इसमें फूल पूरी तरह से नहीं खिलते। क्लाइस्टोगेमी में इस प्रकार के पुष्प कभी खिलते ही नहीं है अथवा केवल स्वयं परागण ही होता है, जैसे मूंगफली आदि में। खट्टी बूटी में भी होता है। सजात पुष्पीय परागण, जब एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वे एकलिंगी नर पुष्प हो जैसे मक्का या द्विलिंगी पुष्प हो के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो इस प्रकार की परागण की क्रिया सजात पुष्पीय परागण कहलाती है। अब स्वयं परागण के लाभ, कि स्वयं परागण होने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पुष्पों में स्वयं परागण एक आसान और निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का जीनस या वंश चलती रहती है। इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जो पॉलिनेशन होता है, किसी दूसरे या पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं परागित पुष्प का रंग, सुगंध, मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी एनर्जी कम खर्च होती, ऊर्जा का उपयोग कम होता है। स्वयं परागित बीज शुद्ध नस्ल वाले और युग्मी संतति होते हैं अथवा पैतृक गुण उसके वही रहते हैं जो पूर्व के पौधे में पाए जाते हैं। ऊर्जा कम होना, कम खर्च होना, किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता न होना, ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। हानियाँ जो होती हैं, स्वयं परागण में उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह के गुण चलते रहते हैं, इनमें अनुकूलन वगैरह नहीं पाया जाता। इस तरह के पादपों में ज़्यादा स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे के समय रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। स्वयं परागण से उत्पन्न पौधे से बने पौधे कमजोर होते हैं, बीज शीघ्रता से नहीं पकते हैं। स्वयं परागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हमेशा पौधे की शुद्धता बनी रहती है। क्रॉस पॉलिनेशन, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। यहाँ दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। पर परागण को जीनोगेमी भी कहा जाता है। पर परागण की विधियाँ, पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पादप में होती है, जिन्हें परागण साधन कहते हैं। इन साधनों के आधार पर परागण तीन तरह का होता है। एक तो होता है एयर पॉलिनेशन या वायु परागण, दूसरा होता है जंतु परागण और तीसरा होता है जल परागण। वायु परागण, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्प को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नानुसार होती हैं। वायु परागत पुष्प छोटे, आकर्षक रहित और रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंद रहित होते हैं। इनमें कोई आकर्षण नहीं होगा, रंगहीन रहेंगे, गंधहीन रहेंगे, मकरंद भी इसमें नहीं पाया जाता है। वायु परागत पुष्प प्राय एक लिंगी होते हैं। पुष्प में अनावश्यक भाग जैसे बाह्यदल व दल बहुत छोटे होते हैं, जिससे परागण और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट यह न बन सके। वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कुछ बीच में ही गिर के नष्ट हो जाते हैं। वायु के झोंकों के साथ परागण का अधिकांश भाग इधर उधर गिरकर नष्ट होता है और थोड़े से कण ही वास्तविक परागण क्रिया में भाग लेते हैं। परागकण छोटे, शुष्क और हल्के होते हैं, ताकि ये वायु में आसानी से यहाँ वहाँ उड़ सके। परागण की विशेष संरचनाएं भी पाई जाती हैं, पुष्पों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो वायु परागण में सहायक होती है। जैसे चीड़ के परागकण जो है पंख युक्त होते हैं, जिससे वे आसानी से उड़ सकते हैं। मक्के में वायु परागण पाया जाता है। जंतु परागण, पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। इसमें परागण
परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए जैविक साधनों जैसे कीट, पक्षियाँ, चमगादड़, घोंगे आदि की आवश्यकता होती है। परागण करने वाले जंतुओं के आधार पर यह निम्न प्रकार का होता है। कीट परागण, अधिकांश पुष्पों में परागण की क्रिया जो है या पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों द्वारा परागकणों को पहुंचाया जाता है। परागण करने वाले कीटों में जैसे मधुमक्खी, भौरा, शलभ, मक्खी, बर आदि प्रमुख होते हैं। ये कीट मधु और भोजन के लिए जो है पुष्प का भ्रमण करते हैं। जैसे ही कीट पुष्प पर बैठते हैं तथा इनके रोमयुक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं, और जब ये कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। कीटों से परागित होने वाले पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने के लिए जो है कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिससे कीट उसकी ओर आकर्षित हो। जैसे आकार, कीट परागित पुष्प प्रायः बड़े आकार के होते हैं, पुष्प छोटे होते हैं तथा जब ये पुष्प छोटे होते हैं तो सदैव आकर्षक गुच्छों में पाए जाते हैं जिससे कीट दूरी से आसानी से उन्हें देख सके। रंग, इन पुष्पों में दल और बड़े एवं चटकीले रंग के होते हैं जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित हो। गंध, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कीट परागित पुष्पों में जो है प्रायः गंध उत्पन्न होती है, नेक्टर ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती हैं। कुछ पुष्पों द्वारा दुर्गंध उत्पन्न होती है जो कुछ कीट जैसे शवभोजी मक्खियाँ अधिक पसंद किया जाता है। ये कीट दुर्गंध उत्पन्न करने वाले इन पुष्पों जैसे जिमीकंद, रेफ्लिशिया की ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। मकरंद स्वाद में मीठा होता है, नेक्टर ग्लैंड्स द्वारा ये उत्पन्न होता है। इसका स्राव करने वाली ग्रंथियाँ मकरंद ग्रंथियाँ कहलाती हैं और ये स्राव मुख्य रूप से मुक्त दलीय वाले पुष्पों में होता है। मकरंद कीटों को विशेषकर मधुमक्खियों के लिए भोजन का स्रोत होता है। शहद इसी मकरंद से बनता है। परागकण, कुछ पुष्पों में परागकण चिपचिपे या शल्यमय होते हैं जिससे कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। वर्तिका, कीट परागित पुष्पों की वर्तिका प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित होती है और ये चिपचिपा या खुरदरी होती है जिससे परागकण इसकी सतह पर आसानी से चिपकते हैं। कीट परागित पुष्प जैसे साल्विया, मटर, अंजीर, कैलोट्रोपिस, प्रिमरोज आदि कीट परागित पुष्प होते हैं। पक्षी का परागित पुष्प बड़े, रंगीन व गंधहीन होते हैं। इनमें मकरंद का स्राव होता है। बेगोनिया में गुंजन करने वाली चिड़िया द्वारा, सेमल और पागरा में कौवा और मैना द्वारा परागण होता है। जल परागण द्वारा होने वाले परागण को जल परागण कहते हैं और अधिकांश जलोद्भिद पौधे में नर पुष्पों से परागकण जल के माध्यम से मादा पुष्पों की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। जल परागित परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक हाइपोहाइड्रोड्रोफिली, इसमें परागण जल के अंदर होता है जैसे सिरोटोफिलम तथा जोस्टेरा आदि में। एपीहाइड्रोफिली, इसमें परागण जल की सतह पर होता है जैसे वेलेसिनेरिया, लेमिना, हाइड्रा आदि पुष्पों में ये पाया जाता है। यानी एक जल के अंदर होगा पहला प्रकार और दूसरा जल की सतह पर ये पुष्प पाए जाते हैं। जल परागित पुष्प में निम्न विशेषताएं पाई जाती। जल परागित पुष्प अस्पष्ट, छोटे, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होते हैं। परागकण हल्के होते हैं जिससे जल की सतह पर तैर सके। परागकण की चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक तह होती है जिससे जल से सड़ने से, परागकणों को सड़ने से ये बचाती है। वर्तिका लंबी, चिपचिपी तथा न गीला होने वाला होता है। पर परागण से लाभ, पर परागित पुष्प से बनने वाले फल बड़े, भारी, स्वादिष्ट तथा बीजों की संख्या इसमें अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े, भारी, स्वस्थ तथा अच्छी नस्ल के होते हैं। पर परागत द्वारा रोग प्रतिरोधक नई जातियाँ तैयार की जाती है, वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। पर परागण अनुवांशिक पुनर्योजन तथा विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। बहुत सारी विभिन्नताएं या वेरिएशंस उसमें उत्पन्न होंगे, नए गुण आपस में मिलते हैं। पर परागण द्वारा प्रकृति में स्वयं ही पौधों की
नई जातियाँ उत्पन्न होती, नए नए गुण मिलते हैं और फिर पौधा मूल पौधे से बिल्कुल अलग होता है तो नए पौधे को जन्म देता है, जिनमें नए गुणों का समावेश होता है तथा हाई ब्रीड विगर के कारण अच्छी संततियाँ बनती हैं। हानियाँ, पर परागण से जो हानियाँ होती है, यह क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि परागण के लिए वायु, जल एवं जंतुओं पर पादप को निर्भर रहना पड़ता है। परागत करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर पुष्पों में परागत होने से रह जाते हैं। अगर कोई भी एक साधन न हो तो परागण की क्रिया नहीं होती है। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले, चमकीले, बड़े दल, सुगंध, मकरंद उत्पन्न करना पड़ती, जिससे बहुत ज़्यादा पदार्थ और ऊर्जा का अपव्यय होता है। पर परागित पुष्प, विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं क्योंकि इनकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में ये बनते हैं। पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कृत्रिम परागण, अभी हमने जो प्रकार पढ़े थे परागण के वो प्राकृतिक थे। अब कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है, इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए, उत्तम नस्ल उत्पन्न करने के लिए और नई नई विविधताएं उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम परागण से किसी पुष्प के परागकण को स्वेच्छानुसार दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। यानी जब हम चाहेंगे तब परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर समय रहते पहुंचाते हैं। इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला होता है विपुंसन या इमेस्कुलेशन। इस प्रक्रिया में पौधे पे लगे हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उसकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसर को काटकर निकाल देते हैं। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। यानी पराग कणों को या जो है पुंकेसरों को काटकर, स्टेमन को काटकर अलग कर दिया जाता है और पुष्प एक लिंगी की भांति व्यवहार करता है, फीमेल पुष्प की भांति वो हो जाता है। थैलीकरण, इस प्रक्रिया में जो है बांध्यकृत पुष्प या अबांध्यकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है। जयांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व कणों को उसकी वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। इसके पश्चात पुष्पों को पुनः थैली द्वारा पूर्णतः ढक दिया जाता है जिससे दूसरे परागकण न पहुंचे। कुछ दिनों के पश्चात जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं और बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बांध्यकरण की आवश्यकता नहीं होती। अगर द्विलिंगी होगा तो उसको स्टेलाइज करना पड़ेगा, एक लिंगी बनाना पड़ेगा, और अगर एक लिंगी है तो उसमें इस तरह की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक चार्ट है जिसमें परागण के प्रकार बताए गए हैं। परागण स्वपरागण होता है, ऑटोगेम से जिटोनोगेमस है। पर परागण में वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण है। फिर जंतु परागण में कीट परागण है, पक्षी परागण है, चमगादड़ द्वारा परागण होता है और घोंघों द्वारा परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। धन्यवाद।